हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 7 की विविध प्रश्नावली की। अब चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, बिंदुओं A2-2 और B3-7 को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु A मान लिया हमने, निर्देशांक है 2-2 और दूसरा बिंदु है B जिसका निर्देशांक है 3 और 7 को जोड़ने वाला रेखाखंड। तो इसको हम मिला दिए। रेखा 2x + y - 4 = 0। तो एक रेखा है जो इसे क्या करती है, काटती है। तो उस रेखा का जो समीकरण है 2x + y - 4 = 0 है। जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं यह रेखा 2x + y - 4 = 0 समीकरण वाली रेखा बिंदु 2-2 और 3-7 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P पर के अनुपाते 1 के अनुपात में विभाजित करती है। मान लेंगे, माना रेखा 2x + y - 4 = 0 बिंदु A 2-2 तथा बिंदु B 3-7 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P पर के अनुपाते 1 के अनुपात में विभाजित करती है। करता है। ये चीज़ें हम मानक के तौर पे मानेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली P का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। P का निर्देशांक, तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करेंगे, अंतःविभाजन के सूत्र से। तो लिखेंगे P x y = अब देखिए इसे यम मान लिया गया, यन है x1 y1 x2 y2। अब क्या होगा, यम x2 यानी कि 3 × k प्लस यन का मान 1 है गुणे x1 का मान 2 बटा k + 1। इसके बाद यम y2 यानी कि यम का मान है 7, यम का मान है k × 7 प्लस 1 × माइनस बटा k + 1। तो ये क्या हो जाएगा, 3k + 2 / k + 1। ये हो जाएगा 7k - 2 / k + 1। लिखेंगे बिंदु P रेखा। अब देखिए रेखा, इस रेखा को जिसका समीकरण दिया गया था उसे हम L मान लिए हैं। P रेखा L पर स्थित है, रेखा L पर स्थित है, अतः यह रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये बिंदु P क्या है, इस रेखा पर भी स्थित है, AB पर। तो इस रेखा पर अगर स्थित है 2x + y - 4 वाले पे, तो इसका निर्देशांक जो होगा वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी इसका जो x का मान होगा वो x की जगह रखने पर y का मान y की जगह रखेंगे तो उसे क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो इस वजह से अब हम क्या करेंगे, रेखा का मान 2 × अब देखिए x का मान तो यही वाला निर्देशांक होगा, तो इसे हम लिखेंगे 3k + 2 और डिवाइड बाई k + 1 प्लस y की वैल्यू है 7k - 2 डिवाइड बाई 7k + 1 - 4 = 0। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, 6k + 4k + 1 प्लस 7k - 2 /
k प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे। अब देखिए एलसीएम क्या है, सेम है, तो ये हो जाएगा 6k प्लस 4 प्लस 7k माइनस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ 6 7 कितना 13k, तो ये हो जाएगा 13k प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 4k प्लस 4, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4k माइनस 4k, 13k माइनस 4k, 4 माइनस 2, तो ये कितना हो गया 9k, 9k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2/9। अतः बिंदु P रेखा AB को 2:9 के अनुपात में विभाजित करेगा। इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे आसानी के साथ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु एक्स वाई 1 2 7 0, ये तीनों बिंदु अगर संरेख हैं तो x और y में संबंध बताइए। तो अब हम इसे क्या करेंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो अब हम क्या लिखेंगे, संरेख होने के प्रतिबंध से, संरेख होने के प्रतिबंध से, संरेख होने के प्रतिबंध से। अब संरेख होने का प्रतिबंध जब यूज करेंगे तो उसमें क्या होता है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। यही आपका क्या है, संरेख होने का प्रतिबंध। आगे 1/2 लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं होती। चलो वैल्यू पुट करेंगे, x y2 2 माइनस y3 0 प्लस x2 1 y3 0 माइनस y1 y प्लस x3 7 y1 y माइनस y2 2। अब गुणा करवा दीजिए, 2x 0 ख़त्म, 1 से 0। अब ये प्लस माइनस का गुणा माइनस y प्लस 7y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये हो गया 2x प्लस 6y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो 2 कामन लेंगे, x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनल क्या हो गया, x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम संरेख का प्रतिबंध लगा के x और y में रिलेशन ज्ञात कर लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि बिंदुओं 6 6 3 माइनस 7 3 3 से होकर, तो मान लो हम यहाँ एक वृत्त बना लेते हैं, ये केंद्र है, एक वृत्त का यहाँ A बिंदु है। ये कह रहा है कि बिंदुओं 6 माइनस 6, हम मान लेते हैं 6 माइनस 6 यहाँ है। B वाला पार्ट क्या दिया गया, B का निर्देशांक 3 माइनस 7 है, और यहाँ एक बिंदु है 3 3, ये पॉइंट C है। से होकर जाने वाले, इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र मान लिया कि O है। बिंदु 6 माइनस 6, 6 माइनस 6, 3 माइनस 7 तथा 3 3 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र O है।
जिसके निर्देशांक h के हैं, जिसके निर्देशांक h और k हैं। इसका निर्देशांक हम क्या मान लेंगे, h और k। अब देखिए, तो केंद्र से तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होगी। तो हम जानते हैं कि केंद्र से तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होगी, अतः OA OB OC, OA OB OC वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अच्छा, OA OB OC वृत्त की त्रिज्या तो क्या होंगी, बराबर होंगी। तो एक बार हम क्या करेंगे, OA बराबर OB कर लेंगे। OA बराबर, ये इसके बराबर हम मान लेंगे। OA बराबर OB करेंगे तो OA का क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यूज करेंगे। अभी हम इसे मान लेंगे x1 y1, ये होगा x2 y2, तो ये भी x2 y2 हो जाएगा अगले के लिए, ठीक। तो OA का ये है, तो इसके बीच की दूरी का फार्मूला क्या लगाएंगे, h माइनस k का स्क्वायर, h माइनस 6 का स्क्वायर प्लस के माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर बराबर, OB की बात करेंगे तो यहाँ भी वही h माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k प्लस 7 का स्क्वायर। तो वर्ग करने पर यहाँ लिखेंगे, वर्ग करने पर जब आप इसे वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा h स्क्वायर, h माइनस 6 का स्क्वायर प्लस इतना, अंडर रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर इसको भी डायरेक्ट ओपन कर दिया जाए, h स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12h प्लस यहाँ से k स्क्वायर प्लस 36, ये माइनस 12 के रहेगा क्योंकि माइनस 2a भी होता है, प्लस 12 के, ये बराबर हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, h स्क्वायर प्लस माइनस 2ab यानी कि 3 दूना 6h प्लस k स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7 दूनी 14 के स्क्वायर h स्क्वायर, k स्क्वायर h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आगे क्या कैंसिल होगा, अब यहाँ से देखेंगे तो ये हो गया 12h इधर है, 6h इधर है, ठीक है। तो 36 कितना हो गया, 72, ठीक, ये 72 हो गया। और इधर 49 और 9 18, इसको इधर नहीं तो अभी काम करो, इसको ऐसे ही नोट करो, ठीक है। तो ये 72 माइनस 12h प्लस 12k, ये कितना हो गया, माइनस 6x प्लस 14k और 49 और 9 58 प्लस 58। अब हम क्या करेंगे, 58 को इधर लाएंगे तो ये 72 माइनस 58 बराबर, बाकी सबको उस तरफ ले के चलेंगे, माइनस 6x प्लस 12h प्लस 14k माइनस 12k, 12 से 8 4 और ये हो गया 6 से 5 1 14। अब 12h से 6h 6x प्लस 14 से 12 2k, अब 2 से भाग कर देंगे, 7 इज इक्वल टू 3h प्लस k, समीकरण नंबर 1। अब ये समीकरण नंबर 1 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे पुनः, तो OA बराबर OC कर लो या OC बराबर OB, आपको दो चीज़ें करनी, या तो OA बराबर OB की हो तो एक बार चाहे OB बराबर OC कर लो, चाहे OC बराबर OA कर लो। तो चलो हम क्या करते हैं, OC बराबर OA कर लेते हैं, OA बराबर OC से यहाँ भी क्या करेंगे, फार्मूले पर मान रखेंगे। ये देखिए OA का मान h माइनस 6 का स्क्वायर प्लस k माइनस 6 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट, OC कितना है, h माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब जब यहाँ से वर्ग करेंगे तो अब हम यहाँ से देखेंगे, वर्ग करेंगे तो आपका यही बन जाएगा,
एच स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12h प्लस के स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 के बराबर। अब अगर हम क्या करेंगे, h का इस h माइनस 3 वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाएगा, h माइनस 3 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 दूना 6h प्लस के माइनस 3 का करेंगे के स्क्वायर प्लस 9 माइनस में ये 6 के हो जाएगा, एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल हुआ तो ये हो गया 72 के माइनस 12h प्लस 12 के, ये कितना हो गया 18 माइनस 6h माइनस 6 के। अब हम सारे को एक तरफ कर लेंगे, इसको उधर लेके चलते हैं, ये 72 रहेगा खाली, ठीक है। इन दोनों को हम उधर लेके जाएंगे तब क्या हो जाएगा, तो अब यही समझना है हम लोगों को। जैसे ये हो गया 72, 18 को इधर लाएंगे माइनस 18 बराबर माइनस 6h प्लस 12h, और ये हो गया माइनस 6 के प्लस 12 के। तो 72 से 18 माइनस करेंगे, 12 से 8 गया 4 और 6 से 1 गया 5 बराबर 12 से 6 माइनस 6h माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस रहेगा 12 6 18 के, 6 कामन लेंगे 9 बराबर h माइनस 3 के। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हमें सॉल्व करना है, ठीक। आगे देखते हैं, समीकरण हमने यहाँ नोट कर रखा है। अब इसके आगे क्या करेंगे, समीकरण 1 में कितने से 3 से गुणा करवा दें, 3 से गुणा करके घटाने पर, ठीक है, गुणा करके घटाने पर। अब देखिए यहाँ 3 से ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो आप जानते हो समीकरण के प्रत्येक पद में गुणा होगा, ठीक। 3 9h प्लस 3 के 21। अब यहाँ क्या है, h माइनस 3 के 9, घटाना है, घटाना नहीं जोड़ना है, क्योंकि इसका प्लस इसका माइनस है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जोड़ने पर ये कट जाएगा 10h 30, h इज इक्वल टू कितना हो गया 30/10, h बराबर 3। तो समीकरण कितने से, समीकरण 2 की बात कर लें, समीकरण 2 या नहीं 1 की बात करो, समीकरण 1 से। अब यहाँ देखेंगे तो ये कितना हो गया, 3 गुणे h का मान 3 है प्लस के बराबर 7, तो ये 9 प्लस के बराबर 7, तो के बराबर 7 माइनस 9, के बराबर -2। अतः वृत्त के केंद्र के निर्देशांक 3, -2 हैं। इस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक कितना आ गए, 3 - 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वर्ग के 2 सम्मुख शीर्ष। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम बनाएंगे नॉर्मल सा वर्ग, वर्ग के 2 सम्मुख शीर्ष हम मान लेते हैं, एक शीर्ष है 1 -1 और 2, और दूसरा शीर्ष है हमारा b, नहीं ये b c और d। तो a के निर्देशांक -1 2 मान रखा है, तो ऑब्वियसली c के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, सम्मुख, इसके सम्मुख, ये बात, इसको और इसको नहीं लेंगे, तो इसे हमें लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 2। इसके अन्य शीर्षों को मैं इसे मान लेता हूँ x और y, और इसे मान लेता हूँ x1 और y1, ठीक। वर्ग के अन्य 2 शीर्ष हमें ज्ञात करने। अब ये अन्य 2 शीर्ष ज्ञात करने हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, हम जानते हैं, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं
वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है तो बताइए AD बराबर DC होगा कि नहीं होगा? तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? AD बराबर DC। अब AD बराबर DC है तो दोनों बिंदुओं के बीच दूरी का फार्मूला यूज कर लेंगे। जैसे एक दूरी का फार्मूला इसके और इसके बीच, फिर इसके और इसके। तो हम इसे अगर मान लें x2 y2, ये हो जाएगा x1 y1, और ये इसको मान लिया जाए x2 y2। आप अपने हिसाब से मान सकते हैं कुछ भी, ठीक, जो नहीं है ऐसे माने। अब हम इसमें क्या करेंगे? AD में डायरेक्ट दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे। दूरी का फार्मूला क्या होता है? x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1 करो, बात वही होगी, ठीक। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? x माइनस -1 है तो ये +1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 यानी कि y माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसकी CD की बात करेंगे तो CD के लिए हम क्या करेंगे? x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। अच्छा, वर्ग कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर। अब जब हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा? ये अंडर रूट हट जाएगा। तो अंडर रूट हट जाएगा तो इसको हम लिखेंगे, इसको ओपन कर लिया जाए, x+1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। इसे ओपन कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस 2ab यानी 2 तेज 6x प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये जो है इससे कट जाएगा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, इसको इधर ले जाएंगे, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अब ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हुआ। अब देखिए क्या बचा? 6x को इधर लाएंगे, 2x इधर है, और 6x को इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा? 8x इज इक्वल टू, यहाँ 9 है, इसको उधर ले जाएंगे, 8x इज इक्वल टू 1। x का मान कितना मिला? 1। तो अब देखिए अगर हम इसके विकर्ण खींचेंगे AC, विकर्ण AC खींचेंगे तो ये ADC क्या हो जाएगा? वर्ग के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। अगर ये वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, समकोण होते हैं, तो अब ये इसका मतलब क्या हुआ? ये 90 का एंगल हुआ। त्रिभुज ADC किस प्रकार का त्रिभुज हुआ? समकोण त्रिभुज। लिखेंगे त्रिभुज ADC समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अतः अब अगर ADC समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अच्छा, AC अंडर रूट, अब देखिए x1 y1, इसे इसमें से किसी एक को, इसे x1 y1 मान लो, इसे x2, तो 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 3 माइनस और ये -1 है, +1 हो जाएगा। उसके बाद 2 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर, अब देखिए इसका पूरे का स्क्वायर यहाँ लगेगा, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट वाला AC का मान है। AD का मान कितना है? यहाँ से लिख लेते हैं x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा? पूरे का स्क्वायर प्लस। अच्छा, यही चीज़ें CD के साथ की जाएंगी। CD कितना है? अंडर रूट x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर
पूरे का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर से कहें ये इसका होल स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा। अब यहाँ देखिए ये हो गया 4 का वर्ग धन 0 का वर्ग बराबर, अच्छा इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर प्लस इससे अगर और सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x - 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके आगे यहाँ से देखेंगे तो अब देखिए 4 का वर्ग कितना हो गया 16 बराबर, यहाँ x का मान क्या मिला 1 धन 1 बराबर 2 का वर्ग तो यहाँ कर लेंगे 4। ठीक है, तो y - 2 तो प्लस y - 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि यहाँ -2 है तो ये हो जाएगा -4y प्लस, अब देखिए x की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 1 और -3 1 और -3 -2 का वर्ग, यहाँ भी +4 हो जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस 4y 4 माइनस 4y। अब यहाँ से देखेंगे ये 4 4 8 4 12 4 16 तो ये 16 माइनस इसको इधर लेके आएंगे 4 4 8 4 12 4 16 16 0 हो जाएगा, y स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 8y। अब देखिए ये हो गया 0 बराबर 2y स्क्वायर माइनस 8y। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2y कॉमन लेंगे तो y - 4 = 0। तो यहाँ से मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा अलग अलग 0 के बराबर तो y बराबर 0 और इसके बाद y - 4 बराबर 0 तो y बराबर 4। y के ये 2 मान आ गए। ठीक, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, का मान 1 मिला था, y बराबर 0 और y बराबर 4 मिला था। अब देखिए हम क्या करेंगे इसका विकर्ण जो है BD भी खींच देते हैं। ठीक है, विकर्ण BD एक दूसरे को कहाँ पर छेदित कर रहे हैं बिंदु O पर। लिखेंगे वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो यानी बिंदु O क्या होगा दोनों का मध्य बिंदु होगा। बिंदु O क्या है विकर्णों का मध्य बिंदु है, विकर्णों का मध्य बिंदु है। तो ये दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है यानी कि निर्देशांक बराबर होंगे। अतः विकर्ण AC का मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु। चलिए अब मध्य बिंदु का फार्मूला क्या जानते हैं x1 + x2/2 y1 + y2/2 हम यही जानते हैं। तो AC का मध्य बिंदु निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 - 1/2, क्योंकि x2 3 प्लस x1 रहेगा तो यहाँ -1 है इसलिए यहाँ -1 और इसके बाद 2 + 2 / 2 बराबर। अब ये BD के लिए क्या करेंगे ये हो जाएगा x + x1 / 2 y + y1 / 2। तुलना करने पर अब हम क्या करेंगे तुलना करने पर ये तुलना करने पर क्या हो जाएगा कि 3 - 1 कितना, थोड़ा सा इसे भी और थोड़ा सॉल्व कर लें तब तुलना करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 - 1 2/2 2/2 4/2
x प्लस x1 बाई 2 और ये हो गया y प्लस y1 बाई 2। अब ये हो गया 1 और 2, 1 कामा 2, x प्लस x1 डिवाइड बाई 2, y प्लस y1 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से तुलना करना बेहतर है, तो क्या लिखेंगे? तुलना करने पर। तो अब यहाँ तुलना करने पर अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस x1 बाई 2, तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस x1। तो x का मान 1 मिला था, तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस x1। तो यहाँ से x1 का मान क्या निकल के x1 इज इक्वल टू 1। अच्छा, तुलना y की करेंगे तो y प्लस y1 बाई 2, तो ये हो गया कितना? 4 y प्लस y1, तो y1 बराबर हो गया 4 माइनस y। अब हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे क्योंकि y के 2 मान मिले थे। यदि y बराबर 0 तो y1 बराबर 4 माइनस 0 बराबर 4। यदि अब देखो y का कितना मान मिला था? 4 था। यदि y बराबर 4 तो y1 बराबर कितना हो जाएगा? 4 माइनस y है, यानी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से y1 बराबर कितना मिल गया? 0, और y1 का मान 4 मिला, एक मान 0 मिला। तो अब हम बात करेंगे अतः बिंदु के निर्देशांक। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि अगर उस y का मान 0 लेंगे तो यहाँ y1 का मान क्या लिया जाएगा? 4 लिया जाएगा। अगर वहाँ y का मान 4 लेंगे तो यहाँ 0। अतः वर्ग के अन्य 2 बिंदु, अब देखिए x का मान कितना था? 1। y क्या लेंगे? अगर y को हम 0 ले लिए, ठीक, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? x1 का मान कितना? x1 का मान भी आपका 1 ही निकल के आया है, तो ये कितना हो जाएगा? 1। अब y का मान अगर 0 लिए हैं तो y1 कितना मिला था? 4, 1 4 है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लगा लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का ये चित्र बना हुआ है। कहा गया है कि कृष्णानगर के एक सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनके बागवानी क्रियाकलाप के लिए एक आयताकार भूखंड इस तरह से दिया गया है। आगे कहा जा रहा है कि गुलमोहर के पौधों को परस्पर एक, जहाँ ये हमने निशान लगाया, यहाँ गुलमोहर के पौधे लगाए गए हैं 1-1 मीटर की दूरी पर, भूखंड की परिसीमा पर लगाया गया। भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास का लान है। तो ये जो है, यही त्रिभुजाकार घास का लान है। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना रहेगा, ये त्रिभुजाकार घास का लान है। जैसा कि आकृतियों में दर्शाया गया, विद्यार्थी को भूखंड के शेष भागों में फूलों के पौधों के बीज बोने हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ए को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे ए को मूल बिंदु मानते हुए, मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज के निर्देशांक। पहला क्वेश्चन तो सिर्फ क्या करना है? त्रिभुजों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो चलिए अब त्रिभुजों के हम निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले बात P की करेंगे। तो P देखिए, A को मूल बिंदु मानना है ना, A को मूल बिंदु मानना है, तो P कहाँ है? तो P देखेंगे 1 2 3 4, ये 4 और इधर से इधर, यानी कि x पे 4, P x पे कितना? 1 2 3 1 4, ये x पे 4, और इधर y वाले पे 1 2 3 4 5 6, x पे 4 और 6। Q की बात कर लें तो Q 1 2 3 2, Q का कितना हो जाएगा? 3 2। R कितना है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
आर का कितना है 6, एक्स पे 6। अगर देखो ध्यान से ये कुछ इस तरह से, यानी एक्स पे 6, वाई पे कितना 1 2 3 4 5, वाई पे 5 है। ठीक, ये तो त्रिभुजों के निर्देशांक इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे। यहाँ 6 चला, यहाँ से इधर 5। अब आगे, तो दोनों स्थितियों में त्रिभुज के क्षेत्रफलों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो पहला हमने निर्देशांक ज्ञात कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहीं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, पहले सेकंड में लिख लिया जाए। हाँ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, उसके बाद करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 1/2। अब हम इसे क्या x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, x1 का मान 4, y1 का कितना y2 2 - 5 प्लस x2 का मान 3, y3 - y1 प्लस x3 6, y1 6 - 2। तो ये हो गया 1/2, 4 गुणे -3, 2 से 5 -5 -3 प्लस 3 गुणे -1 प्लस 6 गुणे 4। तो ये ओवरऑल हो गया 1/2 गुणा -12 -3 प्लस 24, ये बराबर हो गया 1/2 गुणे 12 3 15 5 20 और 4 12 3 15 और 24 से 15 माइनस करेंगे तो 9, ये बराबर हो गया कितना 9/2 वर्ग इकाई। ठीक है, ये तब का क्षेत्रफल है जब हम ए को मूल बिंदु मानते हैं। सेकंड, बिंदु सी को मूल बिंदु मानने पर त्रिभुज के निर्देशांक बिंदु P। चलिए, अब मूल बिंदु किसे मानेंगे, C को मानेंगे। तो P की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर से ये 12, ठीक है। तो X पे कितना 12, Y पे कितना, ये देखिए यहाँ से इधर, अब चूँकि C मूल बिंदु है ना, ये हो जाएगा। तो ये 12 और 2। अच्छा, Q का कितना हो गया, Q की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13, इधर से ये देखिए 13, तो ये हो गया 13। और इसके बाद Y पे कितना 1 2 3 4 5 6, ये देखिए यहाँ से लंब इधर खींचेंगे 6 पर जा रहा है, 13 और 6। बिंदु R के निर्देशांक कितना होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर। तो ये हो गया 10, और Y पे कितना 1 2 3, ये 3, 10 और 3 है, ये निर्देशांक हो गए। तो यहाँ से क्या करेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे यहाँ से भी। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 x1 12 गुणे y2 6 - 3 प्लस x2 का मान 13 है, तो 13 गुणे 3 - 2, यानी कि y3 - y1 प्लस x3 का मान 10 गुणे, ये क्या हो गया y1 2 - 6, ये। अब यहाँ से आगे 1/2 12 गुणे 3 प्लस 13 गुणे 1 प्लस 10 गुणे -4, तो ये कितना हो गया 1/2 12 3 36 प्लस 13 -40,
ये बराबर हो गया 1/2, 6 3 9 3 1 4, 36 और 13 49, 49 माइनस 40, ये बराबर कितना हो गया 9/2 वर्ग इकाई, 9/2 वर्ग इकाई। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, आप दोनों स्थितियों में क्या देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों स्थितियों में त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है, त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है। ये चीज़ें आपको करनी होंगी दोनों स्थितियों में। भाई त्रिभुज की आकृति तो नहीं बदल रही, निर्देशांक बदलने से क्या होगा, उसकी आकृति नहीं बदल रही, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक समान ही होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है कि एक त्रिभुज के शीर्ष ए बी सी, एक त्रिभुज के शीर्ष कितना है, ए का 4 और 6, बी का है 1 और 5, सी का है 7 और 2, ये दिया गया है। ए बी और ए सी को भुजा डी और ई इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं, डी और ई इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि ए डी बटा ए बी, यहाँ दिया गया है कि ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी बराबर 1/4। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है ए डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल से तुलना कीजिए। तो अब ये तो आसान है हम क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखिए अब ए डी ई इसको मिलाएंगे। अब चूंकि क्या है ए डी बटा ए बी बराबर 1/4 है, तो हम ए डी बटा ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं हम ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी बराबर ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ से इसे ओवरऑल आगे सॉल्व करेंगे तो तिरछा गुणा करवा देंगे, तो 4AD बराबर AD प्लस BD। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या है, इसको इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 3AD बराबर BD। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो ये हो गया AD बटा BD, AD बटा BD। इसको इधर भेजेंगे तो ये 1/3, यानी जो रेशियो हो रहा है इसमें और इसमें 1 और 3 का है, तो इसी तरह ये भी हो जाएगा 1 और 3। ठीक, अगर AD बटा BD है तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार आपका AE बटा EC भी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई, AD बटा AB दिया गया था तो AD बटा BD हम निकाले तो 1/3 आया, तो 1/3 अगर ये आ रहा है तो सेम रेशियो इसका भी तो दिया गया था, AE बटा EC आएगा। तो हम क्या करेंगे, बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। बिंदु D के निर्देशांक, अगर बिंदु D के निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, dxy बराबर, अब देखिए इसे हम क्या मान लें, x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, इसे m मान लें और इसे n मान लें, तो क्या हो जाएगा, m बराबर 1 मान लिए, ठीक, और 3 को हम n मान लिए। तो यहाँ फार्मूला क्या होता है, m यानी कि 1 गुणे m x2 प्लस n, x1 का मान कितना है 4 बटा 1 प्लस 3 यानी m धन n, और इसके बाद y की बात करेंगे तो 1 गुणे m गुणे y2 5 प्लस n 3 गुणे y1 का मान 6 बटा 1 धन 3। तो यहाँ से निकालेंगे अगर तो ये हो गया dxy बराबर, अब ये देखिए 1 और 4 3 12, 1 धन 12 बटा 4, ये कितना 5 धन 18 बटा 4, तो ये ओवरऑल हो गया 13 बटा 4 और ये 23 बटा 4, 23 बटा 4, ये बिंदु D के निर्देशांक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे,
बिंदु ई के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, बिंदु ई के निर्देशांक। अभी देखिए अगर मुझे क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना होता ए डी ई का तो हम निर्देशांक ज्ञात ही ना करते, डायरेक्ट लगा सकते थे, लेकिन अब उसे ज्ञात करना है तो यहाँ लिखेंगे ई एक्स वाई। अच्छा अब यहाँ क्या करेंगे, इसे x2 y2 मान लिया जाए। तो अब देखिए इसे यम मान लें और इसे यन मान लें, तो यहाँ भी क्या करेंगे यम यानी कि 1 गुणे x2 7 प्लस 3 गुणे 4, यन का मान कितना 3, यन x1 होता है बटा यम प्लस 1। अब आगे ये हो जाएगा यम यानी कि 1 गुणे y2 कितना है 2, 1 गुणे 2 प्लस यन कितना 3 गुणे 6 बटा ये हो गया 1 धन 3। तो यहाँ से ई एक्स वाई बराबर ज्ञात कर लें तो ये हो जाएगा 7 धन 12 बटा 1 धन 3 रहेगा, 3 1 4 और ये 2 धन 18 बटा 4। तो ये बराबर हो जाएगा 19 बटा 4 और यहाँ से ये हो गया 20 बटा 4। ये आपके निर्देशांक आ गए। ठीक, अब अगर निर्देशांक के आ गए तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हम लगा सकते हैं त्रिभुज ए डी ई का ए डी ई का क्षेत्रफल, हाँ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी के क्षेत्रफल के लिए 1/2। अब देखिए यहाँ अब इसका जो निर्देशांक आया है कितना आया है 13/4 और 23/4। इसका जो निर्देशांक मिला है 19/4, 19/4 और 20/4। तो अब ये x1 y1 माने हैं तो इसे हम क्या मानेंगे x2 y2 और इसको मान लिया हमने x3 y3। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लो नहीं तो ये y3। ठीक, तो अब यहाँ x1 का मान कितना है 4 गुणे y2 23/4 माइनस y3 20/4 प्लस x2 कितना है 13/4, y2 x2 हो गया y3 20/4 माइनस 6 प्लस अब ये कितना है x3 19/4, 19/4 इंटू x3 हो गया y1 6 माइनस y2 23/4। ये सारी वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे इसे 1/2 और इंटू, अब देखिए हर बराबर है तो घट जाएगा 3/4 प्लस 13/4, 6 चौक 24 और 20 में से 6 चौक 24 घटाएंगे तो हो जाएगा -4/4 प्लस 19/4, 6 चौक 24 में से 23 गवा तो 1/4। अब देखिए इस 4 से ये कट गया, इसके बाद इससे ये कट गया, तो आगे हम इसे लिख सकते हैं 1/2 3 धन 13/4 और यहाँ देखिए -1 है तो ये माइनस हो जाएगा भाई, 4 का 4 से भाग दिया -1, 13/4 गुणे -1, ये हो गया 19/16। अब आगे ये हो जाएगा 1/2, एलसीएम लेंगे कितना 16, 16 तियाँ 48 माइनस 4 चौक 16, 13 चौका 52 प्लस 19। अब इसको हम भाग कर लेंगे 48 2 50, 48 4 52 तो -4 प्लस 19/16। तो ये कितना हो गया 19 में से 4 गया 1/2 गुणे 15/16, तो ये हो गया 15/16 दूना 32 वर्ग इकाई।
अब ये 32 वर्ग इकाई ADE का क्षेत्रफल पूछा था, वो आ गया। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करके अनुपात ज्ञात कर लेंगे। देखते हैं हम आगे इसके त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2, अब हम इसे क्या मान लेंगे, x3 y3 मान लेंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 1 y3 कितना 2 माइनस y1 6 प्लस x3 का मान 7 और y1 का मान 6 माइनस y2 का मान 5, ये इतना हो गया। अब हम इसे करेंगे 1/2 4 गुणे 5 से 2 गया 3 प्लस 1 गुणे -4 प्लस 7 गुणे 1, ये हो गया 1/2 4 3 12 -4 प्लस 7, ये हो गया 1/2 12 7 19, ये हो गया 15 15/15 हो गया, ठीक है, बराबर 15/2 वर्ग इकाई। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया, 15/2 वर्ग इकाई। अब हमें जानना क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और ADE के क्षेत्रफल का अनुपात जानना है। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। तो ADE का क्षेत्रफल आपका था 15/32 और इसका कितना है 15/2, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 15/32 गुणे भिन्न पलट जाती है 2/15 से 15 कटा 2 से 16, ये कितना आ गया बराबर 1/16, यानी कि 1:16 का अनुपात होगा त्रिभुज ADE और ABC के क्षेत्रफलों में।